नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र राठौर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। आज शिक्षा को लेकर देश में जो स्थिति है उससे आप भली भांति परिचित होंगे, लेकिन मुंबई में कोशिश ये की जा रही है अलग अलग तरीकों से, अलग अलग ट्रस्ट की तरफ से। सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि संकल्प सिद्धि संस्थान ने एक मुहिम, एक बीड़ा उठाने का काम किया है कि यहाँ के जो इस इलाके के जो बच्चे हैं उनको कंप्यूटर से जोड़ा जाए। और जिस तरह से सबका साथ सबका विकास की बात इस देश में की जाती है, तो जाहिर तौर पर हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इस समाज के बच्चों को लेकर आगे बढ़े। बहुत सारे लोग हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा के प्रति लोगों का नजरिया कितना बदला है, या फिर सरकार हो या फिर NGOs है, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए। दीपक जी, आप किस तरह से देखते हैं शिक्षा की बात अगर होती है तो, बच्चों की बात करें तो? कैसा है कि संकल्प सिद्धि संस्थान, सबसे पहले तो मैं जो इनके सभी पदाधिकारी हैं, तिवारी जी हैं, राहुल उपाध्याय जी हैं, इनका सभी का अभिनंदन करूंगा कि ये प्रेम नगर जैसे स्लम एरिया में ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, जिनसे कि आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसको जो कंप्यूटर ट्रेनिंग करना, आज कंप्यूटर ट्रेनिंग सबसे बेसिक नीड हो गई है। आज हम कहीं भी जॉब के लिए, हमारा कोई भी बच्चा जाता है तो कोई भी भाई सबसे पहले पूछते भाई आपको कंप्यूटर चलाने आता है कि नहीं। तो ये बहुत बड़ा काम तिवारी जी और राहुल उपाध्याय जी कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जैसे नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो जब एक बेटी पढ़ेगी तो 2 परिवारों को वो संभाल सकती है। तो इसलिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव, मैं इन सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और जाहिर सी काम तो शुरू हो जाता है दीपक जी, आप भी जानते हैं, लेकिन उसको टिका पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं इसको आप, क्योंकि आप भी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं? कैसा है, ये तो चुनौती तो रहती है कि इसको कंटिन्यू मेंटेन रखें। इसके लिए सभी जो संस्था के पदाधिकारी हैं और आजू बाजू के भी जो भी छोटे छोटे जो उद्योगपति हैं, छोटी छोटी जो फैक्ट्रियां हैं, उनसे भी हम बोलेंगे कि भाई आप लोग भी आइए और देखिए कितना बढ़िया काम हो रहा है और इनको मदद कीजिए। इस तरीके से कंटिन्यू आगे काम बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने टाइम निकाला। धन्यवाद सर, थैंक यू। इस देश में संस्कारों की कमी नहीं है, लेकिन आजकल जिस तरह से गरीब बच्चों के साथ जो भी संभावनाएं देखी जाती हैं, जो भी हम कर सकते हैं, उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। प्रेमनगर इलाका है गोरेगांव वेस्ट का, और जाहिर तौर पर जनप्रतिनिधियों से एक उम्मीद बन जाती है। जाहिर तौर पर आज अगर हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो मोदी सरकार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास। योगेश जी चूंकि कांग्रेस से जुड़े हैं, उत्तर भारतीय समाज का नेतृत्व करते हैं महाराष्ट्र में, ये जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, आपको लगता है कि वाकई उस पर सरकार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है? आज हम लोग इस कार्यक्रम की बात करते हैं। भाई अनिल तिवारी जी ने आज संकल्प प्रतिष्ठान की ओर से वाकई ज़रूरतमंद बच्चों के लिए जो कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन का कार्यक्रम रखा है, मैं उनको हृदय से बधाई देना चाहूँगा। और मेरे विचार से जब तक इस प्रकार के लोग रहेंगे, जब तक इस प्रकार के समाज सेवी रहेंगे, तो निश्चित ही बच्चों का भी विकास होगा और पूरे देश का भी विकास संभव होगा। शासन अपने तरीके से काम करता है, लेकिन जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन न हो, जब तक स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि आगे बढ़कर इस कार्यक्रम में साथ न दें, कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह से बात की जा रही है मुफ्त शिक्षा, क्या आपको लगता है कि एक बड़ी चुनौती भी हम ले रहे हैं? बिल्कुल है। राइट टू एजुकेशन 2009 का एक्ट एक चुनौती भी है और एक क्रांतिकारी कदम दोनों है, जहाँ से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब स्थिति क्या है, 2009 और 2016 इतने वर्ष बीत गए हैं, लेकिन अभी तक जो है बहुत सारे विद्यालयों में कंपाउंड वॉल नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। टॉयलेट है तो पीने के पानी की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि एक एक राज्य में एक एक 1.5 लाख टीचर्स की वैकेंसी बनी हुई है। तो राइट टू एजुकेशन संकल्पना बहुत अच्छी है, लेकिन चुनौतियाँ सबके सामने हैं। आप चूंकि हर अलग अलग इलाके में जाते हैं, आम आदमी से जुड़े हैं, आम आदमी की ऐसी कौन सी तकलीफ है जो आपको विचलित करती है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समाधान करने का प्रयत्न सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन अभी बेरोजगारी एक बहुत बड़ा विषय है जो सामाजिक रूप से थोड़ी सी दूरियां बढ़ रही हैं। बहुत सारी घटनाएं इस प्रकार से आ रही हैं कि दूरियां बढ़ रही हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि देश में वैचारिक विभाजन के नाम पर देश के विभाजन की बात भी कही जा रही है।
जो बहुत ही दुखद है, तो निश्चित ही बहुत मन में कष्ट तो है ही है। आप युवा हैं और शिक्षा से जुड़ी बात अगर जेएनयू की थोड़ी देर आपको चर्चा दिखाएं, जेएनयू में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर अलग अलग तरीके से लोग समाज में चर्चा कर रहे हैं। आप पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई इसको तुल दिया जा रहा है मीडिया की तरफ से या पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से? अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो जेएनयू कैंपस में हो रहा है। और मेरे विचार से बच्चों का काम है एकेडमिक्स पर ध्यान दें, बच्चों का काम है शिक्षा के माध्यम से वो जीवन को अपने आगे बढ़ाएं। राजनीति का भाग थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा राजनीति वो न करें जिससे जो है पूरा कैंपस ही वहाँ पर जो है दूषित हो जाए। और अब जो स्थिति बनी है एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति वहाँ पर बन चुकी है। और इस पूरे कृत्य, चूंकि अब ये सब जुडिस भी मामला हो चुका है, कोर्ट में मामला चल रहा है, इन्वेस्टिगेशंस उसके ऊपर चल रही हैं, लेकिन मन में बहुत दुख होता है कि जब इस प्रकार की घटनाएं देश में होती हैं। एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बहुत तरह की समस्याओं को देखा है, समस्याओं को उठाने का भी काम करते हैं। क्या आपको लगता है कि आप कुछ अलग करना चाहते हैं इस पूरे समाज में, जो आपके मन में हो, आप आम आदमी भी जाने उसको, उससे जुड़े? निश्चित ही इसी संकल्पना को लेकर तो 20 वर्ष पहले हम लोग सार्वजनिक जीवन में आए। और मुझे याद है 94-95 में कॉलेज में पढ़ता था। बड़ी मन में ख्वाहिश रहती थी कि एक जो दूरियां बढ़ रही हैं, विशेष करके उस समय तो उत्तर भारतीयों के ऊपर बहुत सारा अन्याय होता आ रहा था। और हमने ये महसूस किया कि बहुत सारे लोगों को अभी भी प्राथमिक सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं। स्वर्गीय श्री सुनील दत्त साहब, मुझे बहुत ही उनका बहुत आशीर्वाद और स्नेह मुझे था, और वो मुझे हमेशा उस समय कहते थे कि इस व्यवस्था में केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, इस व्यवस्था को अगर सुधारना है तो इसमें आपको आना होगा। 94-95 20 वर्ष हो गए, तो इन 20 वर्षों में बहुत सारी चीज़ों का हमने अनुभव किया हुआ है। और एक तड़प भी थी कि महाराष्ट्र में सभी समाज, सभी वर्ग, सभी मजहब के लोगों को एक बराबरी का मौका हमेशा से मिल रहा था। महाराष्ट्र के विकास में सभी लोगों का बहुत बराबरी से योगदान रहा है। कहीं न कहीं हम लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, इसलिए संगठन बढ़ी आगे चले, बहुत सारा आंदोलन हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। संतोष है मन में कि महाराष्ट्र ने हम लोगों को बहुत सम्मान दिया है। चूंकि बात अभी राजनीतिक माहौल की नहीं हम करेंगे, लेकिन एक सच जो है उसको शायद आप महसूस कर रहे होंगे। उत्तर भारतीयों की समस्याओं से आप अवगत होते रहते हैं। शिवसेना, जिस पर आरोप लगता रहा है हमेशा से कि उत्तर भारतीयों को निशाना बनाने का काम करती रही है, अभी शिवसेना कहती है कि उत्तर भारतीय, खासकर बिहारी समाज हमारे भाई हैं। इसको किस तरह से देखते हैं आप? ये तो बहुत अच्छा, मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा कि भूले ही सही भाइयों को उन्होंने याद कर लिया है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि कभी कभी मुझे ये महसूस होता है कि राजनीतिक दलों की वजह से दूरियां बढ़ी हैं, खाइयां बढ़ी हैं। और आपको याद होगा 2009 में जो राज ठाकरे का प्रकरण हुआ था, हमने ही पिटीशंस फाइल किए थे, मुकदमे चल रहे हैं, समन्स हुए हैं, बहुत CBCID जांच का भी आदेश हुआ। बहुत मन में दुख होता है कि जिस मराठी संस्कृति को हम लोग गले से गले मिलाकर चले, आज उसके नाम पर, मराठी संस्कृति को बचाने के नाम पर कुछ स्वार्थी लोगों ने बहुत दूरियां खड़ी करने की कोशिश की। लेकिन वो वक्त भी, वो दौर भी मिट गया, और वो लोग भी जो है उनको भी समाज ने नकार दिया है। आज हम लोग अपने स्थान पर निडर हैं और अडिग हैं। इन बच्चों का भविष्य कैसे देखते हैं, जिनको आज निःशुल्क व्यवस्था की गई है शिक्षा के लिए, कंप्यूटर के लिए? हमारे और आपके ज़माने में शायद इतना हम आगे नहीं बढ़ पाए थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही मैं आपको सच बात बताऊं, मैं कहीं दूसरा दिल्ली था परसों, जो है वहीं से लौटा, और मैं विशेष रूप से जब भी बच्चों का कार्यक्रम होता है तो उसमें शामिल होने का प्रयत्न करता हूं। और ख़ास करके ये वो तबका है, जैसे आपने अंदर आया, जब आप अंदर आए, आपने प्रवेश किया, आपने देखा कि वाकई एक स्लम का ये क्षेत्र है। और हम ये मानते हैं कि इन्हीं सब जगहों पर जो है इस राख में ही जो है अंगार छुपा हुआ है, और इसी में हीरे छुपे हुए हैं। और तिवारी जी, उनकी टीम ये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं इन बच्चों को निखारने का। और आपने देखा इन बच्चों में कितनी तन्मयता से, कितनी आत्मीयता से और लगन से कंप्यूटर के प्रति उनका आकर्षण बना हुआ है। ये बहुत ही छोटी सी सेवा हमारे समाज के प्रतिनिधि करने के प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन इसका बहुत ही दूरगामी परिणाम होंगे। बच्चों को संस्कार देने में इसका बहुत बड़ा मायने भविष्य में रखेगा। ये आपका कितना सपोर्ट मिल पाएगा, क्योंकि आप बहुत बिजी रहते हैं?
मैं यहाँ उपस्थित हूँ, मतलब इसका अर्थ ही है कि मैं इसमें विशेष करके जो इस संस्था के जो संयोजक हैं और सदस्य हैं, मैं उनके विचारों में पूरी तरीके से रमा हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। हर तरीके से तन मन धन से बहुत सारे ट्रस्ट बोर्ड हम चला रहे हैं, बहुत सारे विभिन्न आंदोलन हम चला रहे हैं, विभिन्न बहुत सारी स्कीम चल रहे हैं। मेरे नाम पर जो है मुफ्त में जो है डॉक्टर योगेश दुबे स्वास्थ्य शिक्षा बीमा योजना चल रही है, जहां पर जो वीकर सेक्शन के लोग हैं बड़े पैमाने पर हम उन्हें इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। हेल्थ ऐप डेवलप कर रहे हैं ताकि आप मोबाइल पर ही नज़दीकी हॉस्पिटल या इमरजेंसी सर्विसेज में आप जो है कर जा सकें। साहित्य गंगाल हमने लॉन्च किया विश्व हिंदी सम्मेलन में, पिछले वर्ष भारत सरकार के मंत्री जनरल वीके सिंह जी ने लॉन्च किया। साहित्य के माध्यम से युवाओं में एक नई चेतना भी लाने का हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं और बहुत सारी योजनाएं हमारे संगठन के सारे प्रतिनिधि कर रहे हैं। निश्चित ही हर तरीके से, और वैसे भी मैं बहुत स्पष्ट कहूँ कि राजनीति का भाग मुझ में केवल 10 या 5% ही है, 90% सामाजिक ही सरोकार। ये तो जनता तय करेगी, आप नहीं कर सकते, आप सेवा करते हैं। फिलहाल वक्त है मुंबई की आवाज में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि योगेश दुबे ने जो कहा कि राख के अंदर अंगार है, ये कुछ चेहरे देखिए। सागर, आप इनको दिखाने की कोशिश करें और साथ ही साथ पीछे भी कुछ लोग हैं, इनकी भी भावनाओं को हम समझेंगे और जानेंगे कि वाकई आज की तारीख में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो कितना खरा उतर रहा है। तो बहुत जल्द हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं प्रेमनगर से, मैं हूं अवनींद्र राजतोष। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।